हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए जो बिहार में अकाउंटेंट कमांडेंट असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जिसका क्लासेस आप लोग की चल रही थी, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो गए थे। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं, बही खाता पद्धति का मुख्य संबंध किससे है? बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद डिजाइनिंग फॉर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डाटा, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बुक कीपिंग जो होती है उसका मुख्यतः संबंध किससे है, वो किससे स्पेशली रिलेट करती है। जिसे आप हिंदी में बुक कीपिंग को पुस्तपालन भी कहते हैं। तो पुस्तपालन पद्धति जो होती है वो किससे रिलेट करती है कि जो डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने की जो एक प्रणाली होती है उससे, या फिर व्यवसाय संचालन से संबंधित वित्तीय डेटा रिकॉर्ड करना, या फिर आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा की व्याख्या करना, या फिर ये सभी। तो जो पुस्तपालन पद्धति होती है उसमें होता है ये जो बिजनेस को हम ऑपरेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, वित्तीय लेन देन होते हैं, मौद्रिक लेन देन होते हैं, उनका लेखा करना, किस तरह से हम उनको रिकॉर्ड रखें। जब उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो उसी के बेसिस पे आगे हम जो अकाउंटिंग होती है जिसमें आपका लेजर बनाया जाता है, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो सब कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बुक कीपिंग होगी उसका मतलब क्या हो जाएगा या उससे क्या या किस चीज से वो मेनली रिलेट करती है, तो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन का मूल्य कार्य क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, असिस्ट द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग फंक्शंस इफेक्टिवली, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका मेन काम क्या होता है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं सबका रिकॉर्ड रखे, जो वित्तीय डेटा होता है उसकी व्याख्या करे, कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में प्रबंधन की सहायता करे, या उपरोक्त से कोई भी नहीं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, वित्तीय लेखांकन होता है, उसका मेन जो एम रहता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो हो जाता है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जितने भी बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड रखना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे हम जर्नल बनाते हैं, तो लेजर बनाते हैं, अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ जाते हैं जिसमें आपका पेनल हो जाता है, बैलेंस शीट हो जाती है, उसके बाद उसी के बेसिस पे आगे स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस की तरह समझ लिए चलता रहता है, लेकिन उसमें मेन काम हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सारे ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड रखना। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? ऋणदाता, प्रबंधक, निदेशक मंडल, कर्मचारी। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, जो वित्तीय विवरण आप तैयार करते हैं, उसका कौन जो होगा वो इंटरनल यूजर नहीं होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं तो कुछ वो बाहरी व्यक्ति जो होते हैं जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते, बाहरी होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल भी होते हैं, और जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के इंटरनल यूजर्स होते हैं, उनके लिए भी होते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे हो जाएंगे जो कि इंटरनल यूजर नहीं होगा उन स्टेटमेंट्स का? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसमें जो मैनेजर्स होते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो एम्प्लॉयज होते हैं, ये तीनों ही क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो लेंडर्स होते हैं यानी कि जो ऋणदाता हैं, जो कि कंपनी को या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, उसको ऋण दे रहे हैं, लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो जो होते हैं वो कंपनी के इंटरनल यूजर नहीं होते, वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, क्योंकि उनका जो लेना देना होता है, जो कंपनी में उनको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे होता है, कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो उनको तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। बाकी जो मैनेजर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो सब कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? यानी कि जो आप अकाउंट्स बना रहे हैं अपने, तो उसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका रिकॉर्ड आप उसमें नहीं रखेंगे?
paid rent for office premises rupees 10,000, paid commission for purchase of raw material rupees 200, purchased goods on credit rupees 15,000 for resale, resignation of manager Mr. Mohan। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है या कौन सा ऐसा लेन देन है जिसका रिकॉर्ड आप बुक में नहीं रखेंगे। एक है जो ऑफिस के लिए रेंट दिया गया है, पे किया गया है 10,000 का, और दूसरा हो जाएगा जो कमीशन जो आपने परचेज किया था, कुछ उसको कमीशन पे किया था, जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किए थे उस पर आपने कमीशन पे किया है 200 का, या फिर जो आपने जो परचेज की है गुड्स क्रेडिट पर उधार पे 15,000 रुपए की रीसेल करने के लिए उसको, या फिर जो रेजिग्नेशन है, जो मैनेजर है मिस्टर मोहन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है उसको। तो यहाँ पर आपको पता होगा जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं वहां पर हम सिर्फ जो फाइनेंशियल होते हैं नेचर के, जिनका मौद्रिक रूप में होते हैं, मॉनेटरी होते हैं, वित्तीय प्रकृति के होते हैं, सिर्फ हम उनको ही शामिल करते हैं, उनका ही लेखा रखा जाता है, उनका ही रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहाँ पर जो रेजिग्नेशन दिया है मैनेजर मिस्टर मोहन ने वो क्या है, वो वित्तीय प्रकृति का नहीं है, इसलिए हम उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, उसका लेखा नहीं रखा जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से बही खातों को तैयार किया जाता है। ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट्स फ्रॉम डैश, जर्नल, वाउचर्स, सब्सिडरी बुक्स, बोथ ए एंड सी। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आप लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, जो ट्रांजेक्शन आप पोस्ट करते हैं, जो लेजर अकाउंट होता है उसमें, क्योंकि जब हम जो एंट्रीज कर रहे होते हैं लेजर में तो उसे पोस्टिंग बोला जाता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं खतियाना और इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो उसको उन ट्रांजेक्शन की जो पोस्टिंग हम करते हैं वो किससे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको कहीं पर रिकॉर्ड उनका रखा होता है, उससे ही अपना लेजर तैयार कर रहे होते हैं। तो कहाँ पर वो रिकॉर्ड होता है, जर्नल में होता है, वाउचर्स में होता है, जो सहायक किताबें बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक्स उनमें होता है, या फिर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर जो जर्नल हम बनाते हैं और जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं जैसे कि परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, सेल रिटर्न बुक है, कैश बुक है, इस तरह की जो सहायक किताबें, इस तरह की जो सहायक रखी जाती हैं बुक्स, उनके माध्यम से, और जो मेन जर्नल हम बना रहे होते हैं उनकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हम बनाते हैं लेजर। क्योंकि सबसे पहले होती है बुक कीपिंग, उसके बाद हो जाती है आपकी अकाउंटिंग, जिसमें कि हम जर्नल और लेजर बनाते हैं, और जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसके बाद हम अपने आते हैं फाइनल अकाउंट्स पर, जो कि हो जाते हैं मेमोरेंडम अकाउंट हो जाता है, पीएनएल हो जाता है, और हो जाता है आपका बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं उनकी पोस्टिंग की जा रही लेजर अकाउंट में किससे होगी, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स दोनों से होगी। करेक्ट आंसर हमारा होगा बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा रोकड़ बुक में 500 रुपए का बैलेंस क्या दर्शाता है। पेटी कैश बुक हैज ए बैलेंस ऑफ ₹500, दिस रिप्रेजेंट्स अ प्रॉफिट, एन एसेट, अ लायबिलिटी, अ लॉस। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो पेटी कैश बुक बनती है, जो पेटी कैश बुक क्या हो जाती है, जो छोटे मोटे लेन देन होते हैं दिन भर के, जो डेली के आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए एक कैश बुक रखी जाती है, इसे पेटी कैश बुक कहते हैं। तो उसमें अगर बैलेंस 500 का दिखा रहा है तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रॉफिट है, एसेट है, लायबिलिटी है, या फिर लॉस है। वो हो जाती है हमारी एसेट होती है, क्योंकि कैश जो है वो आपकी करंट एसेट ही मानी जाती है, करंट एसेट ही होती है, इसलिए जो बैलेंस दिखाएगा हमारा वो हमारी एसेट हो जाएगी। क्योंकि वो बैलेंस अगर बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे तो किस साइड आएगा, वो एसेट के साइड में आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय पुस्तक डैश का एक भाग है, परचेज बुक इज ए पार्ट ऑफ डैश, लेजर, जर्नल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो परचेज बुक होती है, जो क्रय पुस्तक होती है, वो किसका एक भाग होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बुक कीपिंग होती है उसके बाद जर्नल और उसकी कुछ जो सब्सिडरी बुक्स होती है, सहायक किताबें होती हैं, सहायक बुक होती है, वो बनाई जाती हैं, जिसमें से एक आपकी परचेज भी मैंने बताई थी। तो क्या हो जाएगी, परचेज बुक होगी वो जर्नल का एक पार्ट होती है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय बही रिकॉर्ड करती है, सेल्स बुक रिकॉर्ड्स द कैश सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, डील इन, ऑल सेल्स ऑफ गुड्स डील इन, ऑल सेल्स ऑफ आइदर गुड्स आर एसेट। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो सेल बुक होती है उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको पता होगा एक कैश सेल होती है और एक क्रेडिट सेल होती है। जब हम कैश में सेल कर रहे हैं तो वो कहाँ जाता है, हमारा जो कैश होगा वो दिखाया जाता है जो कैश बुक हम बनाते हैं वहां पर। लेकिन जब हम क्रेडिट पर सेल कर रहे होते हैं, यानी कि जिसका अमाउंट हमको फौरन रिसीव नहीं हो रहा होता है, तो वो सेल जो होती है वो दिखाई जाती है सेल बुक में।
एक आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग अक्सर लगा देंगे कैश सेल में या फिर ऑल सेल में, ऐसा नहीं होगा। जो कैश में सेल होगी वो जाएगी कैश बुक में उसका अमाउंट, लेकिन जो आपकी क्रेडिट पर सेल होगी वो जाएगी सेल्स बुक में। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी 500 रुपए मजदूरी खाते से डेबिट किया गया था। ये एक त्रुटि है। Wages paid on the installation of machinery rupees 500 had been debited to wages account. It is an error of omission, commission, principal, compensating. तो आपने पढ़ा होगा कई तरह के एरर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेजेस जो है वो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए पे की गई थी 500 रुपए की, और उसे जो वेजेस अकाउंट है जो मजदूरी खाता है उसमें डेबिट कर दिया गया है। तो ये जो अशुद्धि हुई है, ये जो एरर आया है वो नेचर किस तरह के नेचर का है? चूक में अशुद्धि है या फिर सिद्धांत की है या फिर क्षतिपूर्ति की अशुद्धि है? तो ये क्या हो जाती है कि ये सिद्धांत की अशुद्धि है, ये आपकी प्रिंसिपल की अशुद्धि है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। जो एरर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो 4 टाइप्स के आएंगे। फर्स्ट हो जाता है आपका क्लरिकल एरर, जिसमें 2 तरह के आ जाएंगे। एक होता है एरर्स ऑफ ओमिशन, दूसरा हो जाता है एरर्स ऑफ कमीशन, यानी कि भूल की अशुद्धियां और लेखे की अशुद्धियां। सेकंड हो जाते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां। थर्ड होता है क्षतिपूरक अशुद्धियां यानी कि कंपनसेटरी एरर, और फोर्थ हो जाता है 2 बार लिखी जाने वाली अशुद्धियां यानी कि एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। तो इतने टाइप के एरर्स होते हैं। एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड आ सकता है, तो आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जो लिखती अशुद्धियां होती हैं यानी कि जो क्लरिकल एरर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरह के होते हैं। तो कभी कभी जो बुक्स हम बना रहे होते हैं उसमें ट्रांजेक्शन्स को लिखते टाइम, उनकी रिकॉर्डिंग करते टाइम, या फिर पोस्टिंग करते टाइम, या फिर टोटल करने में, या फिर बैलेंस के निकालने में इस तरह की अशुद्धियां हो जाती हैं, एरर हो जाता है। 2 तरह का होगा, एक तो भूल की और दूसरी हो जाती है लेखे की। तो जो भूल की अशुद्धि होती है, एरर ऑफ ओमिशन होता है, तो उसमें ये रहेगा कि कभी कभी जो हम अपनी बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं, जो उसमें ट्रांजेक्शन हम लिख रहे हैं, तो कभी कभी पूरी तरह से भूल जाते हैं किसी ट्रांजेक्शन को लिखना, या हम आधा अधूरा लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, तो वहां पर वो हो जाती है हमारी भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन। फिर आ जाता है दूसरा कि लेखे की अशुद्धि यानी कि एरर ऑफ कमीशन। इसमें ऐसा रहता है कि कोई सौदा या फिर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो आंशिक रूप से अथवा या फिर पूरी तरह से आपने गलत ही लिख दिया है, तो वो हो जाती है लेखे की अशुद्धि। इसमें भी कई तरह की रहती है कि जो आपकी प्राथमिक लेखिक यानी कि बुक कीपिंग करते टाइम आपने गलत लिख दिया, या फिर जब आप पोस्टिंग कर रहे थे तो वहां पर आपने गलती से जो है गलत दिखा दिया, जैसे कि 100 रुपीज की कोई चीज थी उसको आपने 90 का दिखा दिया, 10 रुपीज से क्या होगा, एरर आ जाएगा। या फिर आपको जो टोटलिंग करनी थी तो उस टोटलिंग करने में और उसका बैलेंस निकालने में गलती हो गई, तो यहाँ पर ये रहता है कि इससे आपकी जो स्टार्टिंग के जो आपने बनाए होते हैं ट्रांजेक्शन के जो एंट्रीज करी होती है वहीं पर गलती हो जाती है। फिर आ जाता है सैद्धांतिक एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो सैद्धांतिक अशुद्धियां होती हैं इसमें क्या रहता है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, पर्सनल होता है, रियल होता है, और हो जाता है नॉमिनल। तो यहाँ पर सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, पर्सनल का अलग रूल है, रियल का अलग है और नॉमिनल का अलग है। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको एंट्रीज करनी होती है, लेकिन जब आप उसकी रूल्स को ध्यान में ना रख करके अपने मन से एंट्री कर देते हैं, आपको जिसको डेबिट करना है क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना है डेबिट कर दिया, तो वो हो जाते हैं आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। और कंपनसेटरी एरर्स क्या होते हैं? कंपनसेटरी एरर में ये होता है कि जब एक अशुद्धि, एक एरर जो होता है दूसरे एरर से पूरी तरह से कट जाता है, तो उसमें क्या रहेगा आपका, अगर एज एग्जाम्पल हम लें कि एक साइड आपने क्रेडिट में जो है 500 रुपये बढ़ा दिए, दूसरी साइड आपने डेबिट में 500 रुपये बढ़ा दिए, तो वहाँ पर आपका टोटल बराबर ही आएगा, टोटल में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। आपसे गलती हो गई है लेकिन टोटल आपको दोनों साइड इक्वल ही रहेगा। तो ये हो जाती है क्षतिपूरक अशुद्धियां, यानी कि एक अशुद्धि को दूसरी अशुद्धि क्या होती है, बराबर कर। फिर आ जाता है कि जो एरर ऑफ डुप्लीकेशन यानी कि 2 बार लिखी जाने वाली, तो उसमें ये रहता है कि जब स्टार्टिंग की जो आप बुक कीपिंग कर रहे होते हैं या फिर जर्नल बना रहे होते हैं, तो कोई आप ट्रांजेक्शन को 2 बार लिख देते हैं, या फिर जब पोस्टिंग कर रहे होते हैं लेजर में, तो वहाँ पर आप 2 बार पोस्ट कर देते हैं, तो वो हो जाता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो इस तरह के होते हैं, ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पर जो 500 का आया है एक्सपेंसेस, वो आपकी वेजेस में ना जा करके जो मशीनरी के ही व्यय होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, उसी की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये आपकी प्रिंसिपल की अशुद्धि हो जाएगी। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 रुपए की बिक्री को किताबों में 250 रुपए दर्शाया गया, ये किस प्रकार की अशुद्धि है? A sale of rupees 2500 was entered in the books are rupees 250. It is an error of
प्रिंसिपल, पार्शियल कमीशन, कमीशन, नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आप लोग को समझाया इसके बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि किस तरह की शुद्धि है कि 2500 रुपए की थी जो सेल हुई थी, लेकिन जो बुक्स में हम जब एंट्री कर रहे थे तो हमने वहाँ गलती से एक जीरो कम कर दिया, लेकिन वो एक जीरो नहीं कम हुआ, वो आपके टोटल कितने पैसे कम हो जाएंगे, 2250 रुपए कम कर दिया आपने। तो वहाँ पर वो जो इस तरह की अशुद्धि हुई है, एरर आया है, तो वो कौन सा एरर हो जाएगा, तो आप लोग मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तलपट डैश का एक भाग है। ट्रायल बैलेंस इज ए पार्ट ऑफ डैश एन अकाउंट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अ समरी ऑफ अकाउंट्स, ऑल ऑफ दीज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो ट्रिकी भी है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है जो आप बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस ये चेक करने के लिए कि जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं, जो लेजर आपने बनाए हैं, वो सही है या नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि जो एंट्रीज आपने रखी हैं वो पूरी तरह से सही है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या ट्रायल बैलेंस जो होता है इस बात का पूरी तरह एक सर्टिफिकेट होता है या प्रमाण होता है कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो पूरी तरह से सही है। ऐसा नहीं होता कि वो 100% सही ही होंगे। अभी जैसे कि कुछ एरर्स ऐसे थे जिनको नहीं ढूंढा जा सकता था, अभी मैंने जैसे आपको समझाया उन एरर्स के बारे में। तो अगर इस तरह के एरर्स कोई कर दिए गए हैं जैसे कि कंपलसेंट्री एरर्स हैं, तो उसको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन एरर्स को नहीं ढूंढा जा सकता है। तो ये 100% नहीं कहा जा सकता कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उस वो कोई था, अगर वो मिल रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, तो भी आपके अकाउंट सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पर वो किस चीज का पार्ट हो जाता है, तो वो पार्ट हो जाता है अ समरी ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स आपने रखे हैं उसकी एक संक्षिप्त व्याख्या करता है, एक संक्षिप्त रूप में आपको दिखाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय का मापन किसके आधार पर किया जाता है। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दीज। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में। जितना भी आपके कॉमर्स रिलेटेड होता है, एक दो क्वेश्चन इस पर जरूर आते हैं जो कॉन्सेप्ट आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जब जो है जो आय होती है उसको किस कॉन्सेप्ट पर मेजर किया जाएगा, तो वो हो जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि मिलान, जो मिलान अवधारणा होती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंगिबल एसेट। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन से एसेट जो है वो एक अमूर्त संपत्ति नहीं है। इन्वेस्टमेंट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट। तो इसमें से कौन सी अमूर्त संपत्ति नहीं होगी, जो निवेश है, जो ख्याति है, या फिर जो कॉपीराइट या फिर पेटेंट का जो राइट होता है वो। तो यहाँ पर इंटेंगिबल एसेट की अगर हम बात करें, अमूर्त संपत्तियां वो हो जाती हैं जिनको हम देख नहीं सकते। एसेट तो होती है, उनका वैल्यूएशन भी किया जाता है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। गुडविल को आप नहीं देख सकते, कॉपीराइट आप नहीं देख सकते, जो आपको पेटेंट मिलता है उसको भी आप नहीं देख सकते। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इंटेंगिबल एसेट नहीं है, बाकी तीनों क्या हो जाएंगी, इंटेंगिबल एसेट है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री का मूल्यांकन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दर्शाया गया है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डील विद AS2, AS5, AS4, AS6। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इन्वेंट्री है उसे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो उसमें से किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसको दिखाया गया है। इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी मैचिंग में भी दे देता है। तो जैसे डिप्रिसिएशन है, अमलुएशन है, या फिर गुडविल है, या फिर आपका स्टॉक हो गया, या कैश फ्लो है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि किस में दे रखा है। तो यहाँ पर जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री होती है उसको किस में दिखाते हैं, तो वो हो जाता है AS2, यानी कि अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 2 में इसके बारे में बताया गया है, व्याख्या की गई है और इसको दिखाया गया है। एक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट डैश की जांच करता है। द ट्रायल बैलेंस चेक्स डैश वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो तलपट होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, वो किस चीज की जांच करता है। अंतिम रहतियां, संपत्तियां, दायित्व या फिर खातों की पुस्तकों की अंगगणितीय सटीकता की। तो जो तलपट बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जब हम अपने जो लेजर है वो बना लेते हैं, अपनी जर्नल बना लेंगे, लेजर बना लेंगे, उसके बाद हम ये देखने के लिए कि जो हमने अकाउंट्स अपने बनाए हैं वो पूरी तरह से अर्थमेटिकली करेक्ट हैं या नहीं है, तो उसकी जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। उसके बाद हम बनाते हैं PNL और जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो। तो यहाँ पर जो तलपट होगा वो जांच करता है कि जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं वो अंगगणितीय रूप से जिनका टोटल करने में कोई गलती तो नहीं हो गई है, या किसी तरह की कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इस चीज की जांच करता है।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, खातों की पुस्तकों की अंकगणितीय सटीकता की जांच करता है। Which of the following is an example of use of funds? निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो फंड होता है जो आप उसको यूज करते हैं, एक तो हो जाता है सोर्स ऑफ फंड, दूसरा होता है यूज ऑफ फंड। जो कंपनी के फंड्स होते हैं, कोष होते हैं, एक तो आप यूज करते हैं, तो कोई भी परचेज करेंगे एसेट को, किसी को भी आप रीपे कर रहे हैं, रिडेम्पशन हो रहा है, तो इसमें क्या रहता है? यूज होता है। और एक होता है कि आपके सोर्स ऑफ फंड, यानी कि कहाँ से फंड्स जो है वो कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि यूज ऑफ फंड कहाँ पर होगा? इंक्रीज इन फिक्स एसेट, स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि, इंक्रीज इन कैश, नगद में वृद्धि, टैक्स रिफंड, कर वापसी, इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, किसी भी दायित्व में वृद्धि। तो यूज ऑफ फंड कहाँ पर होता है या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड कहाँ पर होता है? जब आप कोई भी एसेट को, जैसे किसी में आप, जैसे कि इसमें जो एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं ऑप्शंस में, तो जब आप कोई भी एसेट को परचेज करने में आपने कैश चुकाया, कैश आपने दिया, आपके पास एसेट आएगी, तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा कि आपने यूज किया उस फंड का। बाकी अगर कैश में वृद्धि हो रही तब तो एसेट बढ़ ही रही है आपकी, रिफंड मिल रहा है टैक्स का तो भी एसेट बढ़ रही है आपकी, यानी कि कैश बढ़ रहा है आपका। इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी तो यहाँ पर भी नहीं रहेगा। जो आपने परचेज करी है फिक्स्ड एसेट, तो वहां पर आपने कैश दिया है, तो वहां पर आपने उस फंड का यूज किया है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कैसे फंड का यूज होता है, तो जब आप जो शेयर या डिबेंचर होते हैं उनका रिडेम्पशन किया जाएगा, जो आपकी फिक्स्ड एसेट है उनमें परचेज करेंगे, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में था, या फिर जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनको वापस भुगतान करेंगे, पे करेंगे, या जो वर्किंग कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो रही है, या जो डिविडेंड होता है या टैक्स होता है उसका पेमेंट कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, इन सब में यूज किया जाता है फंड को। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट ए लायबिलिटी अकाउंट? देयता खाता या दायित्व खाता निम्नलिखित में से नहीं है। अकाउंट्स पेएबल देय खाता, अक्वायर्ड एक्सपेंसेस उपार्जित व्यय, कैश रोकड़, नोट्स पेएबल देय नोट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका एक जो अकाउंट है वो दायित्व उत्पन्न नहीं कर रहा, दायित्व नहीं बन रहा होगा। तो जो आपका अकाउंट्स पेएबल है या अक्वायर्ड एक्सपेंसेस या फिर नोट्स पेएबल है, ये तीनों ही लायबिलिटी होते हैं, लेकिन जो कैश होता है वो कैश लायबिलिटी ना होकर के एसेट होती है, करंट एसेट होती है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, वो हो जाएगा कैश रोकड़। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस? निम्नलिखित में से किसमें क्रेडिट शेष होगा? यानी कि जो अकाउंट्स हम बनाएंगे इसका, तो वहां पर किसमें जो होगा वो क्रेडिट शेष होगा? सेल्स में, कैपिटल, सैलरी, रेंट पे। तो यहाँ पर आपको चूज करना है ऑप्शंस को, करेक्ट ऑप्शन को। तो पेयर में दे रखा है ए बी है, या फिर ए सी, या फिर बी डी, या फिर सी डी। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ए और बी, यानी कि जो सेल्स होती हैं और जो कैपिटल है, इन दोनों में ही जब आप अकाउंट बनाएंगे तो क्या आएगा? क्रेडिट शेष आएगा, यानी कि क्रेडिट यहाँ पर ज्यादा रहेगा और डेबिट में कम रहेगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो मोस्टली में वो शेष ही आता है, आपका बैलेंस ही दिखाया जाता है। और इसी तरह सेल्स में भी रहेगा, जब आप उसका अकाउंट बनाएंगे तो भी आपका क्रेडिट बड़ा होगा, डेबिट छोटा होगा। इसीलिए क्रेडिट शेष का मतलब यही है कि क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग? रोकड़ बही का प्रयोग निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है जो कैश बुक बनाई जाती है उसमें किस तरह के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल कैश रिसिप्ट ओनली, सभी नगद प्राप्तियां। ऑल कैश पेमेंट्स ओनली, सभी नगद भुगतान। ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स, सभी नगद और क्रेडिट बिक्री। और रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, नकदी की सभी जो रसीदें यानी कि जो प्राप्तियां हुई हैं या फिर जो भुगतान किया है वो सारे। तो जो कैश बुक बनाई जाती है, रोकड़ बही जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो उसमें मेनली क्या चीजें नोट किया जाता है कि जो भी आपने कैश में पेमेंट किए थे या जो भी आपको कैश में रिसिप्ट मिली है, जो भी रिसीव हुआ है आपको कैश में या जो आपने पेमेंट किया है कैश में, उसको इसे हम कैश बुक में दिखाते हैं। कई तरह की कैश बुक बनती है, एक तो पेटी कैश बुक बनती है जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, डेली के एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, उसके लिए बनाई जाती है। या इसके अलावा जो आपकी 2 खानों की बनती है, 3 खानों की बनती है, बैंक शेष के साथ भी बनती है, कई तरह की बनती है कैश बुक।
तो मेनली ये बनाई जाती है कि जो भी पेमेंट किया जाएगा या रिसीव होगा कैश में, उसको रखने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक? निम्न में से कैश बुक के क्या लाभ हैं, आपको ये बताना है। मिस्टेक्स इन बुक्स कैन बी इजिली डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैश। पुस्तक में किसी भी गलती को आसानी से नकदी के सत्यापन के समय पता लगाया जा सकता है। डेली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर इजिली असर्टेन। दैनिक नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। बोथ ऑफ दीज यानी कि ये दोनों ही सही हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जब कैश बुक बनाई जाती है, रखी जाती है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस मिलते हैं कंपनी को। यहाँ पर जो आपका इसमें रहता है कि जो अगर आपने कैश बुक अलग से बनाई होती है, तो वहाँ पर हम आसानी से किसी भी तरह की कैश रिसीव्ड या फिर जो हमारे पेमेंट किया है उसमें कोई मिस्टेक है तो आसानी से उसे हम पकड़ सकते हैं। और साथ ही जो डेली के कैश रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं उसका भी आसानी से हम इजिली रिकॉर्ड रख सकते हैं, वरना जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं अक्सर मिस हो जाते हैं। तो ये रहता है कि अगर किसी तरह का डिफरेंस आ रहा है तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर कैश बुक हमने बनाई है, उसमें पेटी कैश बुक अगर रखी है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उन छोटे छोटे खर्चों का पता लगाना कि वो कहाँ पर हमने उस पैसे को या उस इनकम को एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे। तो ये हो जाते हैं कि दोनों ही आपके एडवांटेज हैं, दोनों ही लाभ मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेबिट बैलेंस एट द एंड ऑफ ए ईयर इन ए कैश बुक शोज। एक वर्ष के अंत में एक रोकड़ बही में डेबिट शेष दिखाता है। यानी कि लास्ट में आपने ईयर के एंड में जब देखा कि जो आपकी कैश बुक है वहां पर डेबिट शेष दिखा रहा है, यानी डेबिट शेष का मतलब अभी मैंने समझाया था, जिस भी चीज के बैलेंस की बात करी जाएगी मतलब ये है कि वो साइड बड़ा है और दूसरा साइड छोटा है। यहाँ पर डेबिट शेष की बात की जा रही है, यानी कि डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डेबिट शेष दिखा रहा है। तो टोटल कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल नगद। टोटल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल नगद। इनकम ऑफ द बिजनेस इनिशिएटिव, व्यावसायिक इकाई किया है, या फिर कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, दी गई अवधि के अंत में हाथ में नगद, या फिर हस्तगत रोकड़ जो कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लास्ट में जो उसमें अगर दिखा रहा है डेबिट शेष, तो वो क्या होगा? तो वो हो जाता है कि कैश इन हैंड, जो भी बैलेंस बच करके आता है वो कैश इन हैंड कहलाता है, अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है। तब क्वेश्चन ये आता है कि डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं और क्रेडिट में क्या दिखाते हैं। तो जो कैश बुक बनाई जाती है उसका जो डेबिट साइड होता है, वहाँ पर सारी रिसीप्ट दिखाई जाती है, सारी प्राप्तियां, जो कुछ भी हमें रिसीव होगा, जो कुछ भी हमें कैश में मिलेगा, वो सब हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। और जो क्रेडिट होता है वहाँ पर जो कुछ भी हमने पेमेंट किए होते हैं, जो भी हमने भुगतान किए होते हैं, वो सब दिखाए जाते हैं। यानी कि जो हमें प्राप्तियां हैं वो ज्यादा हुई हैं तो डेबिट साइड बड़ा है हमारा, बैलेंस निकल के हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा और वो हमारी कैश इन हैंड हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या है माइंड से स्लिप हो जाती हैं। तो एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या होगा। तो जो आप लोग सॉल्व किया करिए, तो थोड़ा सा माइंड में रखा करिए कि क्या क्वेश्चन हैं, किस तरह से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश कंप्राइजेस ऑफ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डैश में रोकड़ शेष और बैंक के पास मांग जमा शामिल है। एडवांसेस, अग्रिम, कैश रोकड़, डिपॉजिट जमा, लोन्स ऋण। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है इसमें से, या कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कि कैश ऑन हैंड यानी कि जितनी आपके पास हाथ में उस टाइम पर कैश है, या फिर जो डिपॉजिट करी हुई है बैंक में और आवश्यकता पड़ने पर जिसे मांगा जाएगा तो आसानी से मिल जाएगी, तो वो सब किस में होता है? तो वो सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका कैश, जो रोकड़ होती है वहां पर उसी में शामिल किया जाता है, या उसके बराबर ही माना जाता है। जो कैश इन हैंड होता है और जो कैश एट बैंक होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड एक होता नहीं है कि ये तरल संपत्ति मानी जाती है, करंट एसेट भी होती है, और एक आपकी लिक्विड एसेट, बिल्कुल ही लिक्विड एसेट मानी जाती है कि फौरन जिसको आप कैश में चेंज कर सकें। तो जो आपके कैश इन हैंड है या फिर कैश एट बैंक है, इन दोनों को ही लिक्विड एसेट भी माना जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि जो स्टॉक होगा उसको भी सेल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कैश मिलेगी, या और भी जितने भी आपके दे रखे हैं जो करंट एसेट्स होती हैं उन सब में थोड़ा सा चेंज करने में कैश में उन्हें टाइम लगेगा।
लेकिन जो आपके हाथ में कैश है या फिर जो बैंक में कैश है वो फौरन ही आपको मिल जाएगा आपके यूज के लिए, इसलिए वो एक लिक्विड एसेट की तरह है और बिल्कुल कैश ही मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ है, यानी कि कब माना जाएगा जो कैश बुक हमने बनाई है उस कैश बुक में जो भी हमने दिखा रखे हैं एंट्रीज करी हुई हैं, जितने भी हमारे पेमेंट या रिसीविंग दिखा रहा है तो वहां पर हम फायदे में हैं, वहां पर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, हमारे पास कैश ज्यादा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष, नन ऑफ दीज उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाया था, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो उसका अनुकूल शेष या फेवरेबल कब माना जाएगा, जब डेबिट साइड बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में ही प्राप्तियां होती हैं, रिसिप्ट होती हैं सारी, और क्रेडिट साइड में पेमेंट दिखाए जाते हैं। तो जब डेबिट साइड बड़ा होगा तभी क्या होगा, जो हमारी कैश बुक होगी फेवरेबल अमाउंट दिखा रही होगी, हमारे अनुकूल होगी, जो हमारा बिजनेस है उसकी। तो एक आंसर होगा हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन, नगद छूट किस पर मिलती है? परचेजेस, क्रय पर, सेल्स बिक्री पर, प्रॉम्प्ट पेमेंट शीघ्र भुगतान पर, ऑल ऑफ दीज ये सभी। जो कैश डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हो जाता है कैश डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो उन जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको ही देते हैं जो उसकी फौरन हमें पेमेंट कर रहे होते हैं, जिनसे फौरन ही पेमेंट प्राप्त हो जाती है, उन्हें ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा? जो प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है, शीघ्र भुगतान होता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ रिसीवेबल्स इज इफेक्टेड बाय, प्राप्तियों की मात्रा डैश द्वारा प्रभावित होती है। क्रेडिट पॉलिसी, ग्राहक नीति, हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों की आदतें, टर्म्स ऑफ पेमेंट, भुगतान की शर्तें, ऑल ऑफ दीज ये सभी। जो रिसीवेबल्स होते हैं कि कितने होंगे या एक जो रिसीवेबल्स होते हैं वो आपके एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं, तो उसकी मात्रा जो प्रभावित होती है वो इन तीनों से ही प्रभावित होती है कि आपकी बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी हैबिट्स कैसी हैं, या फिर आपने पेमेंट की कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस को रखा हुआ है। तो इन तीनों से ही वो प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवॉइस फ्रॉम वेंडर्स विच आर ड्यू इन 30 डेज शुड बी क्रेडिटेड टू। वेंडर्स सप्लायर्स में बीजक जो 30 दिनों में दे होती है को निम्नलिखित में क्रेडिट करना चाहिए, यानी कि जो इनवॉइस या बीजक होता है उसको ये जो 30 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा पेमेंट उसका, तो उसको कहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे? अकाउंट पेएबल में, देय खाता में, अकाउंट रिसीवेबल्स में, प्राप्य खाते में, परचेज अकाउंट में, क्रय खाते में, अकाउंट ट्रांसफरेबल में, अंतरणीय खाते में, हस्तांतरणीय खाते में। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि जो इनवॉइसेस फ्रॉम वेंडर्स यानी जो विक्रेता है उससे जो बीजक आपको मिला है, तो बीजक जो होता है तो इसे कहाँ दिखाया जाएगा? इसे अकाउंट पेएबल जो होते हैं वहां पर दिखाया जाएगा, देय खातों में दिखाया जाएगा, क्योंकि जो अकाउंट पेएबल्स होते हैं उनमें उन लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, वो ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं जिनको आपको करंट में जिसका पेमेंट ना होकर के भविष्य में किया जाना है यानी फ्यूचर में किया जाना है, तो वो आपका एक तरह से लायबिलिटी हो जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एज क्रेडिट रिक्वायर्स ए क्रेडिट टू। कार्यालय उपकरण का उधार क्रय क्रेडिट किया जाता है, यानी कि कोई आपने ऑफिस में इक्विपमेंट लिया है लेकिन आपने वो इक्विपमेंट जो परचेज किया वो क्रेडिट पे किया है यानी उधार लिया है, तो उसको आप कहाँ पर दिखाएंगे? जो अकाउंट्स होंगे उसमें, अकाउंट पेएबल में, देय खातों में, कैश में यानी कि रोकड़ में, ऑफिस एक्सपेंसेस कार्यालय व्यय में, इक्विपमेंट एक्सपेंसेस उपकरण व्यय में। तो आपने उधार पे लिया है तो एक तरह से आपका क्या हो जाएगा कि आपको उसका अमाउंट को पे करना अभी बाकी है, उसे हम दिखाएंगे अकाउंट पेएबल में यानी कि देय खातों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी का प्रमाणन करते समय निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? एग्जामाइन डेबिट नोट्स, डेबिट नोटों की जांच करना, एग्जामाइन कट ऑफ पॉइंट्स, कट ऑफ अंकों की जांच करना, एग्जामाइन क्रेडिट नोट्स, क्रेडिट नोटों की जांच करना, या फिर एग्जामाइन सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी पुस्तक की जांच करना। तो क्वेश्चन में कह रहा है
कि जब हम जो सेल्स रिटर्न की बुक होती है उसकी वॉचिंग कर रहे होते हैं, उसका प्रमाणन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें कौन सी चीज़ को दिखाना या किस चीज़ का प्रमाणन करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आवश्यक नहीं होता है। तो वो हो जाएगा कि जो डेबिट नोट्स होते हैं उसका हमें प्रमाणन करना या उसको देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो डेबिट नोट की आवश्यकता होती है वो आपकी परचेज रिटर्न यानी कि क्रय रिटर्न जो होता है उसमें होती है। यहाँ पर बात जो की जा रही है वो सेल्स रिटर्न की जा रही है, जो बिक्री वापसी है उसकी की जा रही है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स डैश। स्वतः वित्तीय डैश को शामिल करता है। अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, अ लाइन ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतः वित्तीय यानी कि जो वित्त पोषण या अपने पास से जो फाइनेंसिंग की जा रही है, तो वहां पर आप उसको किस चीज में दिखाएंगे या वो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें यह रहता है कि जो नियमित या दिन प्रतिदिन के कार्य किए जाते हैं, तो वहां पर ये जो स्वतः वित्तीय है वो उससे रिलेटेड हो जाता है, तो उसे जो दिखाया जाता है वो देनदारी लेखों में यानी कि अकाउंट पेबल्स में दिखाया जाता है। तो क्या एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ऑन डोनेशन ऑफ गुड्स। माल को दान में देते समय किस खाते में दिखाया जाएगा या क्रेडिट किया जाता है। परचेज अकाउंट, क्रय खाता, सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता, कैश अकाउंट, रोकड़ खाता, डोनेशन अकाउंट, दान खाता। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी गुड्स है उसको एज अ डोनेशन आप किसी को दे रहे हैं, तो वहां पर उसे आप किस चीज में क्रेडिट करेंगे या किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो उसे परचेज अकाउंट में यानी कि क्रय खाते में क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसकी जो एंट्री की जाती है तो या चैरिटी या फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू परचेजेस अकाउंट यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, किसी और तरह की आप वीडियोस चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग के लेकर आने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।